नमस्कार। नमस्कार। वक्त तो वैसे रण क्षेत्र का है, लेकिन आज रण क्षेत्र में कोई बहस मुबाहिस नहीं होने वाली है। आज चर्चा इस बात की होने वाली है कि एक शख्सियत के अंदर क्या विनम्रता और दृढ़ता दोनों एक साथ हो सकता है, और अगर ये दोनों ही गुण एक साथ होते हैं तो वो शख्सियत जो हमारे पीछे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ही होते हैं क्या। आज बड़ी बातें होंगी। आज न केवल इस आर्थिक सुधार के प्रणेता के पॉजिटिव मुद्दों पर चर्चा होगी, बल्कि उनके उस अनछुए पहलुओं को हम छूने का प्रयास करेंगे जहां पर इस विनम्रता और दृढ़ता के गुण ने अपमान सहकर भी देश हित में अपने कदम आगे बढ़ाने का साहस दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और मेरे साथ हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार। थैंक यू लावनी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दृढ़ता, ईमानदारी और सच्चाई, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी क्या राजनीति के लिए फिट है, क्या राजनीति में बने रहने के लिए या राजनीति में प्रतिष्ठा को पाने के लिए फिट है? क्योंकि जो मनमोहन सिंह की जो क्वालिटी थी, मनमोहन सिंह जी की जो एक सादगी थी, जो उनका जीवन था, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, जो उनकी शिक्षा थी, क्या राजनीति में वो फिट थे? और क्या राजनीति में फिट नहीं होने के बावजूद वो 10 साल तक अगर प्रधानमंत्री रहे तो इसकी कीमत उन्हें क्या दे करके चुकानी पड़ी? ये भी हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे हम कि जिस तरह से हमने कहा कि अंतिम अपमान 10 साल के कार्यकाल में, या उससे पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो फाइनेंस मिनिस्टर के रहते हुए भी क्या कांग्रेस की तरफ से, या कांग्रेस नहीं कहे, मैं तो ये कहूँगा कि 10 जनपद की तरफ से या गांधी परिवार की तरफ से उन्हें उन सब चीज़ों को झेलना पड़ा जो इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को झेलने की ज़रूरत नहीं थी, या इस कद का जो व्यक्ति है या इस कद का जो स्वामी है वो उस कद से, यानी गांधी परिवार के कद से काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी बड़ा था। लेकिन राजनीतिक मजबूरी के चलते जो है उन्हें उनके निर्देश पालन करने पड़ते थे, चाहे वो देश के हित में हो या नहीं हो, सरकार के हित में हो या नहीं हो, और जनता के हित में हो या नहीं हो, चाहे वो उनके स्वाभिमान को चोट पहुँचाती हो, ठेस लगाती हो, लेकिन फिर भी उनको मानना ज़रूरी है। और यह भी चर्चा करेंगे कि क्या गांधी परिवार के नियंत्रण से बाहर का व्यक्ति कोई अगर इस पद पे रहता है तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है, ये भी बताएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे मौके पर ये सारी चीज़ें निकल करके मीडिया में आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अब तक किसी को पता नहीं है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है। मैंने उनके साथ काम तो नहीं किया, लेकिन उस दौरान मैंने भी पार्लियामेंट कवर किया है और उनसे भी हमारी मुलाकात पार्लियामेंट कवरेज के दौरान होती रही है। उस विषय पर आपसे बात करूंगी, लेकिन दो बातें जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि दृढ़ता और विनम्रता, क्या ये जरूरी है एक राजनेता के लिए? मैं कहूंगी कि एक राजनेता के लिए तो शायद ये जरूरी है, लेकिन अगर वो राजनेता गांधी परिवार के साथ जुड़कर राजनीति करना चाहता है तो वहां चाटुकारिता पहली योग्यता बन जाती है। और जब उस पंक्ति को, ये जो परिवारवाद की पार्टी है, पुरोधा पार्टी जिसे कहा जाता है, अगर उस पंक्ति को कोई व्यक्ति क्रॉस करता है तो उसे किस किस तरीके से कीमत चुकानी पड़ती है, जैसा आप बता भी रहे थे, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने ही इस बात को छेड़ दिया, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न जरूर करूंगी कि आपने कहा कि बहुत समय आप लोगों ने, क्योंकि आपने उस समय की राजनीति को भी कवर किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो वो दौर था, पहले गवर्नर, फिर वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति में ये 3 अलग अलग गुण होना और उस गुण को समेकित रूप से देश के विकास से जोड़ देना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उससे पहले अर्थशास्त्री भी। हाँ, अर्थशास्त्री भी। देखिए, दो चीज मैं एक इंसिडेंट का मतलब थोड़ा मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। और मनमोहन सिंह जी को जब प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी तो उस समय 2 व्यक्ति के नामों की चर्चा थी। एक थे प्रणब मुखर्जी, प्रणबदा, और दूसरे जो है मनमोहन सिंह की बात चल रही थी। और जब कांग्रेस जब जीत करके आई थी तो लोगों को, हालांकि कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो जो है रेस में आगे हो जाएगी और सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन जब सरकार बनाने की स्थिति में आ गई तो सारे एलाइज, इवन लालू प्रसाद यादव का, मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार से, पटना से जो है स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि सोनिया गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी। और कांग्रेस का हर एक नेता और कांग्रेस के एलाइज का, यानी जो यूपीए का हर एक व्यक्ति जो है वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा था। लेकिन एक शख्स था जो चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बने, और उस दौरान का एक जिक्र है, मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ, हाँ, नटवर सिंह का वन लाइफ इज नॉट इनफ, उसमें नटवर सिंह जी ने उसमें जिक्र किया है। उसमें एक प्रसंग है कि बुलाया गया इनको, नटवर सिंह को बुलाया गया, सोनिया गांधी के घर से फ़ोन आया और 10 जनपद से फ़ोन आकर नटवर सिंह वहाँ पर गए। नटवर सिंह जब वहाँ पर फ़ोन पे थे तो सोफा पे सोनिया गांधी बैठी हुई थी और वहाँ पर प्रियंका गांधी भी थी और राहुल गांधी भी थे। जब वहाँ पर बात शुरू हुई तो
बातचीत के बीच में राहुल गांधी ने, जैसा कि नटवर सिंह ने लिखा है उस किताब में, राहुल गांधी ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मतलब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया, जैसा कि नटवर सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले दादी माँ मारी गई, पापा मारे गए, अब 6 महीने के बाद आपको भी मार देंगे, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। यानी जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार ने जो कहते हैं कि सेक्रीफाइस जो है, अकॉर्डिंग टू नटवर सिंह, वो सेक्रीफाइस था तो एक डर था। जिस तरीके से जो लगातार हत्याएं हो रही थी प्रधानमंत्री गांधी परिवार के प्रधानमंत्री बनने की पॉलिसी के कारण, या जो भी उसके पीछे वजह रही हो, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार। फिर दूसरा एक जो विदेशी मूल का नागरिक वाला मसला था, वो मसला भी राष्ट्रपति के पास था और बीजेपी भी विरोध कर रही थी, और बीजेपी बहुत ही प्रखर विरोध कर रही थी। इसके कारण जो है एक देश में माहौल बन गया था बहुत जबरदस्त कि विदेशी मूल की महिला कैसे भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बीच में राहुल गांधी का इस तरीके से, या हो सकता है गांधी ने या सोनिया गांधी ने प्लान ठीक किया हो नटवर सिंह के सामने इस तरीके की चीजें, लेकिन ये चीजें किताब में लिखी हुई थी। उसके बाद हुआ कि भाई अगर सोनिया गांधी नहीं तो कौन, तो चर्चा भी 2 नाम की चर्चा आगे बढ़ी, जो प्रणब मुखर्जी है, ये मैं किताब के हिसाब से बोल रहा हूँ, प्रणब मुखर्जी और इनके बीच में बात हुई, इन दोनों की नाम चलने लगे, 4-5 दिन का समय था। इस बीच में एक और किताब का मैं जिक्र करूंगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब लिखी, मैं किताब का नाम भूल रहा, पीएम जो कभी हो न सके, इस तरीके की किताब के नाम है। तो उसमें शर्मिष्ठा ने लिखा है कि वो अचानक उत्साहित होकर, जब ये मीडिया में चर्चा चल रही थी, तो उसमें अचानक जो है वो शर्मिष्ठा मुखर्जी जो अपने घर में जो है आकर के प्रणब मुखर्जी से पूछती है, जो दादा क्या आप, बाबा बोलती थी वो, बाबा क्या आप प्रधानमंत्री बन रहे हो? तो सीधा प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वो मुझे नहीं बनाएंगी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये किताब में उन्होंने बकायदा जिक्र किया। तो इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण थी? जो कई लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाकर दरअसल 1984 का जो दाग था उसे धोने का भी प्रयास किया। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 चीजें, एक तो जो 1984 का जो दाग था वो तो दाग ही था, लेकिन इनको एक यसमैन चाहिए था जी। जो 10 जनपद को, गांधी परिवार को एक यसमैन चाहिए था, ऐसा जो पॉलिटिकल एम्बिशन जिसका नहीं हो, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनका विरोध ना कर सके। प्रणब दा को करते थे, प्रणब दा का पॉलिटिकल एम्बिशन था, प्रणब दा जो है पॉलिटिकली बहुत साउंड थे, उनके कनेक्शंस थे, और वो उनकी बात को काट सकते थे, वो उस तरीके का व्यक्तित्व था उनका। तो इसलिए प्रणब दा सब चीज में, सीनियरिटी में सबसे सीनियर थे उस टाइम में, लेकिन यस मैन वाली क्वालिटी, लेकिन वो यस मैन नहीं हो सकते थे, इस बात की शंका थी। इसको जैसे हो सकता है बहुत सारे लोग ये यस मैन वाली क्वालिटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेगेटिव क्वालिटी समझे, लेकिन नहीं, दरअसल क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंदर एक जो जज्बा हमेशा से जीता था कि पार्टी के प्रति वफादारी तो थी, लेकिन देश के लिए भी कुछ करना था, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो कि अब हम धीरे धीरे आगे, जब ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा, वो मुद्दे अपने देश की जनता के सामने लेकर आएंगे कि किस तरीके से कई मुद्दों पर उन्हें अपमान का घूंट पीना पड़ा, लेकिन देश की इंडिया नेवर हैड, ये किताब का नाम था जी। चलिए, आपको वो नाम भी याद आ गया, बिल्कुल। तो वो परिस्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको सहा, वो परिस्थिति से वो गुजरे, लेकिन डिगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये परिस्थिति, अगर वो अपना पद छोड़ते हैं तो कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो देश हित में नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अपमान का घूंट तो पीते रहेंगे, लेकिन देश हित में उठाए गए कदम से पीछे नहीं हटेंगे। अब क्योंकि बात आखिरी अपमान की हो रही है और गांधी परिवार की ये परंपरा रही है, एक रिपोर्ट के हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जरा कल जब ये दुखद खबर सामने आती है, उस परिस्थिति को भी सोचने और समझने का प्रयास कीजिए। आखिरी अपमान देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होता है, और जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया, लेकिन इस दुखद खबर की जानकारी गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। हम पहली फर्स्ट फैमिली की हम बात कर रहे हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, और ना ही प्रियंका गांधी। नहीं, ये केवल फर्स्ट फैमिली नहीं, पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, CWC की बैठक चल रही थी, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता वहां पे थे मौजूद, लेकिन किसी ने भी आधिकारिक घोषणा वहां पर नहीं, बस क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आपकी पार्टी के लॉयल नेता जो अब तक आप कहते रहे वो थे, यार उसकी सूचना जो आप एक शोक संदेश तक नहीं पारित कर सके, वहां पर आपने सीधे प्रोग्राम रद्द कर दिया, प्रोग्राम रद्द करके सब दिल्ली आ गए उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन वहां पे आपको अगर जो मोदी जी ने कल, अब आज जो सुबह 11 बजे जब मोदी कैबिनेट की बैठक में शोक संदेश पारित किया गया, तो उसके बाद जो है आपने अभी सामने, अभी हालांकि CWC की बैठक भी चल रही है, वो भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन जैसा बार बार कहा जा रहा है कि
जो हम कह रहे हैं कि आखिरी अपमान, वो आखिरी अपमान क्यों कर रहे हैं, हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है, उन सारे इंसिडेंट्स को इस पैकेज में डालने की कोशिश की है ताकि आप समझ सके कि हम इसे आखिरी अपमान क्यों कह रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं पीसीआर की एक रिपोर्ट ये पहले दिखाएं। परिवारवाद की राजनीति की पुरोधा पार्टी कांग्रेस ने कभी भी गांधी परिवार से बाहर किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ने दिया। चाटुकारिता और अपमान सहने के बाद भी मुस्कुराते रहने की योग्यता वाले ही कांग्रेस में तरक्की करने की कसौटी है। यह बात कई अवसरों पर देश को देखने और अनुभव करने का मौका मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस या गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने परिवार से बाहर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं दिया। जिसे मौका दिया उसे भी अपनी चाबुक से नियंत्रण में रखा। जिसने भी नियंत्रण से बाहर जाने की कोशिश की उसे सार्वजनिक अपमान और दुत्कार तो सहना ही पड़ा, साथ में अपने करियर की बलि देनी पड़ी सो अलग। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस में अपने बूते खड़ा होने और गांधी परिवार के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य करने की कोशिश करने वाले नरसिम्हा राव इसके ताजा उदाहरण थे। अब उसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। आपका ध्यान शायद इस तरफ नहीं गया होगा, लेकिन मैं आपको इस पहलू से अवगत कराता हूं। गौर से सुनिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत की खबर कांग्रेस अध्यक्ष या गांधी परिवार की तरफ से नहीं दी गई। इसकी पहली जानकारी रॉबर्ट वाड्रा ने देश को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। बेलगाम अधिवेशन में व्यस्त कांग्रेस ने खबर के सार्वजनिक होने के बाद अधिवेशन और आगे के कार्यक्रम को तो रद्द कर दिया, लेकिन अधिवेशन में कोई शोक संदेश पारित नहीं किया गया। आज सुबह 11 बजे जब मोदी कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाकर शोक संदेश पारित किया, तब जाकर शाम में कांग्रेस ने भी CWC की बैठक बुलाई और शोक संदेश पारित करने की औपचारिकता निभाई। ये कोई चूक नहीं है, बल्कि कांग्रेस गांधी परिवार के राजाओं के काम करने का तरीका है। यही वजह है कि जब देश पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है, तब कांग्रेस के हैंडल से मिर्जा गालिब को याद किया जा रहा है ताकि मुसलमान वोटरों को खुश कर दिल्ली चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। यह पूर्व प्रधानमंत्री और देश के आर्थिक विकास के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान है, आखिरी अपमान। कुछ मौके को यदि छोड़ दें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार के यसमैन बनकर रहे, फिर भी उनसे गांधी परिवार खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी असहमति जताई थी, जिसका खामियाजा उन्हें स्वर्गवासी होने के बाद भी उठाना पड़ा, अंतिम अपमानित विदाई के तौर पर। आज आपको क्रमवार तरीके से बताते हैं कि कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने कब कब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया। साल 1986 जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष। दरअसल उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को विकास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तभी राजीव गांधी ने उनको फटकार लगा दी। राजीव ने कहा कि योजना आयोग एक जोकर आयोग है। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह राजीव गांधी की इस टिप्पणी से बहुत आहत हुए और बहुत नाराज भी। इस्तीफा देने की भी ठान ली, लेकिन दोस्तों के समझाने के बाद वो देश हित में पद पर बने रहे। इतना ही नहीं, साल 1991 जब कांग्रेस सांसदों ने ही मोर्चा खोल दिया। दरअसल 1991 का वो दिन जब मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण का बजट पेश किया। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्कीम बनाने की घोषणा की, लेकिन मनमोहन सिंह की इस घोषणा का कांग्रेस के सांसदों ने ही विरोध कर दिया। हालांकि पार्टी से वफादारी के चलते मनमोहन सिंह ने सांसदों की नाराजगी को भी झेल लिया, लेकिन गांधी परिवार ने अपने सांसदों को कुछ भी नहीं कहा। साल 2004 पीएम की कुर्सी तो मिली, लेकिन शक्ति नहीं। साल 2004 जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, हालांकि खास बात ये थी कि मनमोहन सिंह को पीएम की कुर्सी तो मिल गई थी, लेकिन शक्ति नहीं मिल पाई।
मनमोहन की पसंद के कैबिनेट मंत्री न बनने की खबरें भी उस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही थीं। लेकिन पीएम पद के दायित्व की वजह से मनमोहन पूरे मामले में चुप ही रहे। साल 2013 राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने की घटना, मनमोहन सिंह के अपमानों का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। दरअसल ये वक्त साल 2013 का था। उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार द्वारा कैबिनेट से पारित एक अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी। ये बिल तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने स्वीकृत किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कंप्लीट नॉनसेंस बोला। कहा जाता है कि राहुल के इस बयान से मनमोहन काफी आहत थे। उन्होंने तब भी इस्तीफा देने का ही मन बना लिया था, लेकिन देश और कांग्रेस हित में अपमान का घूंट पीकर रह गए। आज बात सिर्फ मनमोहन सिंह की ही नहीं हो रही है, आज बात उन सभी महान हस्तियों की होनी चाहिए जिन्हें कांग्रेस ने बार बार अपमानित किया। चाहे बात अंबेडकर की हो, नरसिम्हा राव की हो, लाल बहादुर शास्त्री की हो, राजेंद्र प्रसाद की हो, प्रतिभा पाटिल या फिर प्रणब मुखर्जी की हो, गांधी परिवार ने हर किसी को अपमानित किया। आज ये सवाल हर भारतीय के मन में उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी कभी परिवारवाद से ऊपर उठ पाएगी या फिर वो ऐसे ही योग्य नेताओं को दरकिनार करती रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस परंपरा का अपमान है जो हर योग्य नेता को सम्मान दिलाने की बात करता है। हालांकि अब ये देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से मुक्त हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आर्थिक सुधारों के प्रणेता, लेकिन कई मुद्दों पर ऐसी परिस्थिति आई जहां पर गांधी परिवार के अपमान का घूंट भी ना पड़ा। लेकिन ये घूंट कितना घातक है और गांधी परिवार की ये परंपरा कब जाकर रुकेगी, इस पर अब बहस होनी ही चाहिए। समय भी बहस का ही है। हमारे साथ तीन बहुत विशिष्ट अतिथि इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदुराल साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और तनुज जी और सुरेंद्र स्वामी जी को तो विशेष धन्यवाद, क्योंकि कल बहुत देर तक हम लोग ने बहुत सारी मुद्दों पर बात की और कुछ रात भर जगाए भी रखा आपको, इसके लिए भी जो आप रात भर जागे। लेकिन वो एक्सपीरियंसेस जो कल हमें यहाँ सुनने को मिले हैं, शायद उन एक्सपीरियंसेस से ही आज की इस कड़ी का आधार बनता है। सुरेंद्र स्वामी जी, मैं पहला प्रश्न आपके लिए ही लेकर आ रही हूँ, क्योंकि कल हम लोग जब बात कर रहे थे आपने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि अपमान का घूंट इसलिए पिया गया मनमोहन सिंह जी की तरफ से क्योंकि वो ये जानते थे कि ये अपमान भले ही उनका है, लेकिन देश के सम्मान में कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत थी जो उनके रहते हुए ही संभव हो सकता था। स्वामी जी, बात को मानता हूँ और देश भी इस बात को मानेगा। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा सरकार है, उन्होंने भी हमेशा उनकी तारीफ की है कि मेरा ये मानना है कि वो कांग्रेस के कमल थे। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि उनको अपनी कीचड़ में घसीट लें, लेकिन वो वहां पे स्थिर रहे और उन्होंने उस कीचड़ का एक भी छींटा अपने ऊपर नहीं आने दिया। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात है। और जब वो प्रधानमंत्री पद से हट गए और अब जब उनका निधन भी हो गया है, तो उनको कांग्रेस से लिंक करने की उनकी जो लीगेसी है, मैं ये मानता हूं कि वो करीब करीब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को जो एक इतना अच्छा व्यक्तित्व, एक नेता, देश का प्रधानमंत्री मिला, वो अब वहां की खत्म है। अब वो मैं नहीं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी को आप कांग्रेस की विरासत में मानेंगे, और वो खुद तो उन्होंने कभी माना ही नहीं। लेकिन क्या था कि मुझे रेट्रोस्पेक्ट में ये लगता है कि देखिए, सिख धर्म का एक कहना होता है कि भाई, अब मुझे पूरी गुरमुखी और वो सब तो नहीं आती है,
लेकिन वो सुनते हैं हम कहीं कहीं कि भाई जब भी मैं करूं तो शुभ कर्म करके मरूं देश के लिए। तो उन्होंने शुभ कर्म किए देश के लिए, और मुझे तो इस बात की और भी ज्यादा इससे लगता है कि कल सफला एकादशी थी, बृहस्पतिवार का दिन था। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को सफल पूर्वक पूरा करके और सफला एकादशी के दिन अपना उन्होंने शरीर त्यागा। हमारे सनातन धर्म की यह मान्यता है कि कोई व्यक्ति अगर एकादशी और उसमें भी सफला एकादशी के दिन अपना शरीर त्यागता है तो उसे मोक्ष मिलता है। तो मैं तो यही सोचता हूं कि उन्होंने शुभ कर्म किए, इसीलिए उन्होंने प्राण उस दिन त्यागे। और उस दिन उनके साहिबजादों का बलिदान दिवस भी था, तो वो भी उससे आप लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको वो मोक्ष प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्ट में जब आप देखें तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति सुख में, दुख में, विषम परिस्थितियों में, अच्छी परिस्थितियों में, अपमान में, सम्मान में जो स्थिर भाव में रहता है वही मुझको प्राप्त करता है। और मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी का जो एक पूरा लंबा इतिहास रहा ब्यूरोक्रेसी का, उसमें उन्होंने ये बहुत दौर देखे। जैसे अभी आपने बताया कि वो जोकर आयोग, तो वो ये जानते थे कि ये जो कांग्रेस की डायनेस्टी है, ये जो पार्टी है, और उनको ये भी मालूम था कि 84 के दंगों में जो हुआ था वो तो राजीव गांधी जी का ही काल था। तो उनको ये मालूम था कि ये बहुत ही डिसरप्टिव और एक ऐसा ये समय पार्टी कांग्रेस की जिन लोगों के हाथ में है, उनके हाथ में अगर ये पूरी तरह से चली गई तो देश का क्या हाल होगा कोई कह नहीं सकता है। और मैं समझता हूं कि एक सिख होकर भी ये कोई अगर अपमान सहता है, जिसको आप कह रहे हैं कि उनका अपमान था, उन्होंने अपमान था, पर वो अपमान करने वाले अपमान सोच रहे थे, उन्होंने तो उसको अपने तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो उन्होंने ये तय किया कि अगर मैं हट जाता हूं, जैसे जब उनके बजट को लेकर के भी हुआ था, या उन्होंने सांसदों ने विरोध कर दिया था उनके बजट को लेकर, इस्तीफा देना चाहते थे। मैं नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि वो व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच चुका था, और 72 इयर्स की एज थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने। वो उस स्थिति में पहुंच चुके थे कि अगर मैंने ये पद छोड़ दिया तो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मेरी कोई से भी नहीं है पार्टी में, कांग्रेस में। तो ये कहीं ऐसे आदमी को ना बिठा दें जो इनको पूरी कठपुतली की तरह नचाए, और देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जो देश के लिए आगे बहुत विघटनकारी हो और देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो। वो आज अगर हम 10 साल का जो ये मनमोहन सिंह जी के बाद की जो कांग्रेस का कंडक्ट है और उनकी जो लीडरशिप का कंडक्ट है, और खासतौर से आखिरी 5 सालों का, पिछले 5 सालों का, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो मैं कह रहा हूं कि उनको इस बात का आभास था, और इसीलिए उन्होंने उन सब बातों को एकदम दरकिनार किया। उन्होंने उसको कहीं अपने आसपास आने नहीं दिया, और वो अपने हिसाब से चलते रहे। कुछ उन्होंने पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस किए, पर मैं समझता हूं उनको मालूम होगा कि स्वामी जी लेकिन आगे की खराब स्थिति से बचाने के लिए बेहतर है। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन आपने जो कहा कि वो इस्तीफा देने की स्थिति में शायद इस्तीफा नहीं, लेकिन मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि उनके बहुत ही करीबी थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी किताब में लिखा है, इस बात को बाकायदा जिक्र किया है बैक स्टेज। नहीं, वही मैं कह रहा था कि किताब में मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने लिखा है कि वो देना चाहते थे। वो शायद कई बार उनसे पूछा, उन्होंने इनफैक्ट उनसे पूछा यार दे दो कि मैं दे देता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो इतने कमजोर नहीं थे। देखिए, जो व्यक्ति स्थिर भाव में हो जाता है वो कमजोर नहीं होता है। लोग उसको कमजोर समझते हैं, पर वो कमजोर नहीं होता है। उन्होंने, चाहे राहुल गांधी ने वो अध्यादेश फाड़ा हो या उनको दूसरी उनके साथ घटनाएं हुई हो, और आपने जो बनाई ये तो है। दूसरा, आपको मालूम है कि जब भी बाहर से फॉरेन डेलीगेशंस आते थे, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री उनसे मिलते थे तो सोनिया गांधी वहां साथ होती थी। वो जैसे 2 हेड ऑफ नेशंस बैठते हैं, ऐसे सोनिया गांधी और वो जो विजिटिंग हेड ऑफ नेशन होते थे वो बैठते थे। ये बेचारे साइड में बैठते थे, इनको वो इंट्रोड्यूस कराती थी। कई बार हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहां ये बैठ गए हैं
और इनको उठाया जा और रहा है। इस बात का जिक्र स्वामी जी, मैं इस बात का जिक्र तो बराक ओबामा ने किया है। बराक ओबामा ने इस बात का जिक्र किया है। कोई भी सिख इस अपमान को कमजोर हो मैं नहीं मानता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि उनको आभास था आने वाली पॉलिटिक्स। मुझे लग रहा है कि स्वामी जी आप जो कह रहे हैं अगर वो बात सही है तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी इसमें बड़ा सहयोग दिया है। क्योंकि अब देखिए, कोई भी अगर जो राष्ट्र सरकार का जो हेड होता है तो कुछ भी अगर अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन आप 2G से लेकर के कोल स्कैम तक की बात करते हैं, कांग्रेस को आप घेरते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को आप नहीं घेर पाते। बिल्कुल, ये क्वालिटी है। मनमोहन सिंह को आप कभी सीधा आरोप नहीं लगाते। हालांकि कोल स्कैम में पोलक चटर्जी वाला जो मसला था, जो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें जो है उनको जानकारी थी, बाकी चीज में कह रहे थे कि नहीं मनमोहन सिंह को जानकारी। लेकिन बीजेपी ने कभी भी मनमोहन सिंह पे अटैक नहीं किया इन घोटालों के लिए, जबकि इन पूरे दौरान जो है मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे, लीडर थे सरकार के। विदु रावल जी, क्या इसमें, क्या अभी जो स्वामी जी कह रहे थे अगर वो सही है तो क्या इसमें बीजेपी का भी सहयोग है? क्या बीजेपी भी ये मानती थी कि सरकार में जो भी घोटाले हो रहे 10 जनपद से हो रहा है सब चीज, ये तो है केवल एक बैठे हुए एक शख्स हैं, एक रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप की तरह, इसलिए आपने भी कभी जो है मनमोहन सिंह पर अटैक नहीं किया? क्योंकि हो सकता है पॉलिटिकली भी वो आपको लगता है कि मुफीद यही है कि इन पे अटैक ना किया जाए, 10 जनपद पे किया जाए। मुकेश जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की स्मृतियों को याद करने का अवसर है। उनकी जो लेगेसी है, वो जो एक विरासत छोड़कर गए हैं, उस पर चर्चा। और आपने ठीक कहा कि बहुत जगह जो उन्हें अपमान हुआ, आज आखिरी अपमान के नाम से, के शीर्षक से जो आपने कार्यक्रम किया है, उसमें सब प्रकार के अपमानों का और ये आखिरी अपमान की भी चर्चा करने का अवसर है। देखिए, मैं सुरेंद्र स्वामी की सभी बातों से सहमत नहीं हूँ। वो बहुत जगह रेनकोट पहनाते हुए दिखे प्रधानमंत्री जी को। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह जी बचे हुए थे चीजों से। हम याद करें जेपीसी, पहली बात तो जेपीसी में खुद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया था, जो स्पेक्ट्रम आवंटन के समय जो बनी थी, उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें एक घोटाले में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने पेश होना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था, सबको पता चीजें चल कहां से रही हैं। जब चीजें चल जहां से रही हैं, वहां पर अगर आप अटैक ना कर दाएं और बाएं करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी न्याय नहीं होता। तो विपक्ष के नाते हमने तो जहां जहां पर स्थितियां थी वहां की। देखिए, मनमोहन सिंह जी को जब याद करेंगे तो उनकी लेगेसी को याद करेंगे, और उस लेगेसी में सबसे प्रमुख तौर पर मैं देखता हूं बहुत सारे लोग उनको आर्थिक सुधारों के प्रणेता के तौर पर देख रहे हैं। मैं उससे भी बड़ी जो उनकी कामयाबी मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो हमारा न्यूक्लियर एनाहिलेशन था, जिस प्रकार से हमें जो अलग थलग किया हुआ था पूरी दुनिया में, उसको एक तरह से उन्होंने उस एनाहिलेशन को खत्म किया। और 2006 से लेकर 8 के दौरान जो सब कुछ हुआ, और उस दौरान उन्होंने भारत यूएस जो न्यूक्लियर डील में जो उन्होंने स्टैंड लिया, मैं मानता हूँ वो उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। हाँ, आर्थिक सुधार उनके दौर में हुए जब वो उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन ये भी याद करना पड़ेगा कि आर्थिक सुधारों से पहले वाली जो नेहरूवियन अर्थव्यवस्था है, उसको वो महत्वपूर्ण स्थानों पर रहते हुए लगभग 20-22 साल ढोते आए थे। जब वो वित्त मंत्री बने, वो लगातार जो है प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे, लगातार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे, चंद्रशेखर जी के आर्थिक सलाहकार रहे, उससे पहले प्लानिंग कमीशन। तो जो नेहरूवियन अर्थव्यवस्था का मॉडल था, जिस कारण भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, जिसमें सारी व्यवस्थाएं बंद थी, बंद दरवाजे के अंदर थी, उसमें मनमोहन सिंह जी का एक बड़ा योगदान रहा है। हाँ, वो एक ड्राफ्ट बनाकर लेकर गए थे, पहले जो चीजें लेकर जाते हैं, बजट का ड्राफ्ट जो है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी को दिखाया, तो नरसिंह राव जी ने कहा कि इसलिए आपको वित्त मंत्री नहीं बनाया था। तो उसके बाद जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया नरसिंह राव जी द्वारा, तो आर्थिक सुधार जिनको रिफॉर्म्स कहते हैं, वो सभी रिफॉर्म्स आए। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी रिफॉर्म्स नहीं आए, हमारी सरकार के दौरान लाने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत स्लो हमें करना पड़ा। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जो है, जो मेरी शिकायतें रहती हैं या जो मैं आपत्तियां रखता हूं उनके समय की, वो जिस प्रकार से अतिरेकी भ्रष्टाचार हुआ। आप हेल्म्स ऑफ अफेयर्स हैं और आपके नीचे, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे।
तो मुझे लगता है कि आप पर कहीं ना कहीं तो चीटें आएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार रेनकोट पहनकर नहाने की कला में मशहूर की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी, वो काफी हद तक उन पर चिपकती दिखती है। लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बात की चर्चा भी करनी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मजबूरी हुआ करती थी उसको भी समझा, और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने सदन के अंदर जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मनमोहन जी की मजबूरी को समझ सकता हूं। वो जो हजारों सवालों पर मौन रहना, दरअसल वो हजारों सवाल केवल विपक्ष के नहीं थे, वो हजारों सवाल दरअसल कांग्रेस के भी थे। उनका मौन रहना भी काम नहीं आया। जो अपमान कांग्रेस को करना था वो अपमानित किया ही कांग्रेस ने, और आखिरी अपमान भी हम लोगों ने देखा ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आर्थिक सुधारों के प्रणेता जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कल से लेकर आज तक उमड़ घुमड़ कर रही हैं, फिजाओं में स्मरण के रूप में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उस अपमान का जिक्र कोई नहीं कर पा रहा है जिस अपमान को उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में झेला, और ख़ासतौर से गांधी परिवार की तरफ से जो गांधी परिवार के प्रति उनकी जो वफादारी थी, जो ऑनेस्टी थी, शायद वो उनके संस्कार थे, लेकिन उन संस्कारों के साथ उन्होंने पार्टी से वफादारी तो दिखाई, लेकिन क्या पार्टी ने उनके साथ वो वफादारी दिखाई? क्या गांधी परिवार ने वो वफादारी दिखाई? आज ये सवाल पूछने का दिन है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले क्योंकि चंद प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से खासतौर से बात की है, सौरभ तिवारी जी ने बात की है। हाँ, बिल्कुल, क्या उनका कहना है ये जरा देख लेते हैं। है मेरी खामोशी, इस शायरी से मनमोहन सिंह सबकी यादों में रहेंगे। हम बात करते हैं उसमें यूपीए के सहयोगी रहे केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री रामदास अठावले साहब, जो खुद एक शायरी के रूप में जाने जाते हैं, इनकी शायरी विख्यात है। अठावले साहब जो मनमोहन सिंह ने कई शायरी ऐसे कही है, लोग आज भी याद कर रहे हैं। आप भी एक शायर हैं, उनके साथ आपने यूपीए सरकार में काम किया है, कैसे उनको याद करेंगे आप? मतलब जो अर्थनीति के देश में जो अर्थनीति के थे किंग, देश में जो अर्थनीति के थे किंग, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है अर्थ तज्ञ के नाते, मतलब वो बहुत बड़े सुज्ञ थे, इसीलिए वो अर्थ तज्ञ थे। और उन्होंने मतलब अपने जिंदगी में 92 साल तक वो हमारे बीच में रहे, और उनका कार्यकाल भी मतलब बहुत अच्छा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के नाते उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और राजनीति को हटकर मैं जब यूपी के साथ था तब मैं 3 बार लोकसभा में कांग्रेस अलायंस में चुनकर आया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत ही नज़दीकी संबंध थे। और आज हमारे बीच में वो नहीं रहने से सारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो पूरी सारी देश की जो दलित जनता है, अम्बेडकरी जनता है, उनकी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं उनको आदरांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा रहेगी। आपने भी कहा कि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, क्या इसी कारण से गांधी परिवार से उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितने वो सम्मान चाहते थे, सम्मान के लायक थे? मुझे लगता है कि सम्मान मतलब अभी उनको तो प्रधानमंत्री पद तो देने का निर्णय सोनिया गांधी जी ने लिया ही था। मतलब कांग्रेस पार्टी में और भी नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी सीनियर नेता के नाम नाते, अर्थतज्ञ के नाते, बहुत ही शांत स्वभाव के नाते वो हमारे बीच में, हमारे दिल में हमेशा रहेगी। धन्यवाद। तो अपने शेर व शायरी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब ने मनमोहन सिंह जी को याद किया। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज। तो अपने शांत स्वभाव के कारण जो है उनको चुना गया, लेकिन ये कहने से शायद वो गुरेज कर गए कि अपने यसमैन वाली भी क्वालिटी उनकी थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है उन्हें वो चीज़ नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान के वो हकदार थे। हमारे साथ तनु दीक्षित जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनु जी, जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिरी दिन भी उनका अपमान हुआ और कांग्रेस ने अभी हालांकि CWC की बैठक जो है उनकी चल रही है और उसमें शोक संदेश शायद पारित किया। क्या आपको लगता है इसके पीछे वजह क्या गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस में तरक्की करता है या कुछ करता है तो उसको रिकॉग्नाइज गांधी परिवार नहीं करती है? उनको अगर ये लगता है कि ये हमारे नियंत्रण से बाहर है
तो उसका वही हाल करती है जो सीताराम केसरी का हुआ, जो नरसिम्हा राव जी का हुआ। जी, हमने देखा इसकी एक जो टेंडेंसी रही है शुरू से, वो जरा डिफरेंट टाइप की हमको देखने को मिलती है। आज बेलगावी में जिस तरीके से वहां पर एक सीपीसी की जो बैठक है उसमें वो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 100 वर्ष पूर्ण का एक समारोह जयंती के रूप में उसको सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन क्या विगत 100 वर्ष महात्मा गांधी महज 1 वर्ष के लिए कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे थे, 19 दिसंबर 1924 से लगाकर के दिसंबर 1925 तक, और महज ये एक ही अधिवेशन उनके नेतृत्व में हुआ था उस समय। उसके अंदर सारे दिग्गज नेताओं ने उस समय, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो काफी बड़े बड़े लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, सब थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उसके अंदर गांधी जी का एक जो उद्देश्य था उस के पीछे, वो ये था कि सर्व समाज का उत्थान हो, पहला। दूसरा, गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर क्षेत्रीय नेता पर्सनल जो गुटबाजी थी उसको खत्म करने का उद्देश्य था। हमने 100 साल में देखा कि कांग्रेस उन उद्देश्यों पर ना कभी पूरा हो पाई, और गुटबाजी का स्तर कांग्रेस के अंदर इतना विकराल रूप से देखा गया है मुकेश जी कि जिसकी पराकाष्ठा करना बहुत मुश्किल है। हम बात अगर करें मनमोहन सिंह जी की, जिसे आज बहुत महत्वपूर्ण विषय सुदर्शन न्यूज ने उठाया, अपमान की बात हो रही है, और निश्चित रूप से एक नहीं, मैं कहूंगा 4 बार ऐसे वाक्य हैं इतिहास पन्नों में दर्ज जहां पर कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने अपमानित महसूस किया होगा, निश्चित रूप से। जैसे कि बात अगर करें तो जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो इन्हीं के साथ एक सदस्य थे सीजी सोमैया, जो कि पूर्व गृह सचिव भी थे। उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन। इस बायोग्राफी में उन्होंने ये उल्लेख किया था कि क्योंकि मनमोहन सिंह जी छोटे गांव, गरीब लोग और किसानों के लिए सोचते थे, तो उनकी सोच के चलते उन्होंने जो प्रेजेंटेशन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया, उस प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं गांव का विकास ना हो, लोगों का जो गरीब है उनका विकास ना हो, शहरों का विकास हो, मॉल बने, बड़ा व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़े। इस वजह से उन्होंने उस आयोग का नाम, योजना आयोग का नाम, एक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकर आयोग तक संबोधित किया, जिससे हताश थे। या आपने सुदर्शन ने अभी दिखाया भी। और निश्चित रूप से ऐसे एक मामला नहीं है, इसके बाद में जब बजट सत्र में उन्होंने बजट रखा सरकार में, तो निश्चित रूप से उन्हीं के सांसदों ने विद्रोह किया। राहुल गांधी जी ने उन्हीं के द्वारा लाए हुए एक्ट के पन्नों को फाड़ा। देखिए, कहीं सारे महत्वपूर्ण, और सबसे बड़ा इससे ज्यादा कि एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद में पूर्ण रूप से ताकत कितनी दी कि पूरे देश ने देखी। आज एक प्रधानमंत्री का वर्चस्व जैसा होना चाहिए, जैसा होता है, ये बात खुद बराक ओबामा, जो कि राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने 1400 पेज की बुक लिखी, उस किताब के अंदर उन्होंने इस चीज को मेंशन किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे हताश करने वाला विषय भी है कि कांग्रेस उन्हें और सम्मान दे सकती थी। आज राहुल गांधी उन्हें राजनीति में अपना आदर्श बता रहे हैं और सब बता रहे हैं। उनके देहांत पर हमने खुद उनके कथन को देखा, लेकिन जब उन्होंने बिल फाड़ा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो उसको उस समय उन्होंने नहीं सोचा उस चीज के बारे में कि ये उन्हीं की कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया हुआ, उन्हीं की पार्टी के अध्यक्षता कर रहे और उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के द्वारा कैबिनेट के पारित बिल था। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं मुकेश जी। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, और उनकी अगर तुलना में देखा जाए, निश्चित रूप से अपमान का घूंट उन्होंने कई बार पिया। लेकिन क्योंकि सुनील स्वामी जी, जहां तक मुझे पता है आपने उनके दौर में काम किया है, और जैसा कि कल आपने उस एक्सपीरियंस को भी हमसे साझा किया था कि बतौर प्रधानमंत्री भी वो काम को तरजीह देते थे, और काम को लेकर जो वो घटना थी उसका जिक्र भी ज़रूर करिएगा एक बार और से। लेकिन उसके साथ ही साथ सवाल ये है कि जब सुझावों की बात होती थी, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सुझावों को लेकर ओपन थे, या उस सुझावों को लेने में भी गांधी परिवार का कोई की प्रतिछाया उनके ऊपर रहती थी, सुझावों को लेकर भी वो ओपननेस नहीं आ पाती थी? देखिए लावनी जी,
आपको मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को दो हिस्सों में देखना होगा, एक ब्यूरोक्रेट और एक पॉलिटिशियन। जी। ब्यूरोक्रेट आपको मालूम है, सब लोग हैं, हम भी उसके हिस्से हैं। आपको जो आपके बॉस कहते हैं आप करते हैं, आपका अपना इंडिपेंडेंट कोई से नहीं है। आप ज्यादा करेंगे ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ लगा के दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। और यही कारण है कि ब्यूरोक्रेट रिटायर होने के बाद वो बात लिखते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपने शासनकाल में ये सब बातें क्यों नहीं उठाई। बिल्कुल। दूसरा है कि उनका प्रधानमंत्री का काल क्या था। मैंने आपसे कल भी कहा, आज भी कहा कि उन्होंने बहुत समझौते किए। भ्रष्टाचार में डूबी हुई यूपीए 2 की सरकार में जो दूसरा काल था उसमें बहुत कोशिश की उनको खींचने की, लेकिन क्या आज बताइए देश में कोई भी व्यक्ति है, क्या भाजपा भी है जो ये कहती है कि भाई मनमोहन सिंह जी भ्रष्ट थे? वो उन्होंने अपने आप को उस दलदल में नहीं घुसने दिया, उससे उन्होंने बचा के रखा। तीसरी बात ये जो आप अपमान की बात कर रहे हैं, अपमान तो होते होते बच गया आखिरी। मैं आपको ये साझा करना चाहता हूं जी कि अगर आज यूपीए की ही सरकार होती तो क्या उनका 7 दिन का राजकीय शोक होता? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात क्या कही उनको आपने। राजघाट पे उनका आखिरी संस्कार वो होता, अंतिम बिल्कुल। संस्कार नहीं बिल्कुल। होता। तो मैं तो ये कहता हूं कि धन्यवाद है इस समय की सुलझी हुई सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का। वो सफला एकादशी, उन्होंने सफला उनके- एकादशी, उनको इसीलिए आखिर में- सफला एकादशी का जिक्र आपने जो किया वो मुझे लगता है जो प्रासंगिक है। जी 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 बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए मतलब जब भी तो ऐसा हो रहा है ना कि 7 दिन का राजकीय शोक की तो कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। 10 साल पहले प्रधानमंत्री रहे थे और उनकी सरकार के भी नहीं है। और राजघाट पे तो कभी वो गांधी फैमिली के अलावा उनको बर्दाश्त नहीं कि किसी और का वहां दाह संस्कार हो जाए। तो इसलिए उनके शुभ कर्म थे ना, और उनके जो शुभ कर्म थे और उनको लोग समझते थे। देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप ऐसी स्थिति में एक ब्यूरोक्रेट की तरह काम कर रहे हैं, एक सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, जहां आपकी कोई पॉलिटिकल से नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिजाइन कर दीजिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मत स्वीकार कर दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। तो रिजाइन करने से क्या होगा भाई? रिजाइन करने से बिल्कुल, भ्रष्टाचार कोई बंद दूसरा- होगा क्या? बिल्कुल। कोई रिजाइन करने से क्या उन लोगों की जो एक आइडियोलॉजी है वो चेंज होगी क्या? बिल्कुल। जो वो एंटी हिंदू, एंटी नेशन जो उनकी आइडियोलॉजी वो चेंज हो जाती क्या? वो नहीं होती। इसलिए मेरा मानना है और मैं समझता हूं कि जब आप एक अलग हट के उनके बारे में सोचेंगे और रेट्रोस्पेक्ट में उनका विश्लेषण इतिहास करेगा तो वो इस बात को समझेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने, उनको सब मालूम होते हुए भी वो टिके रहे, इसलिए नहीं कि पद की लालसा थी, इसलिए कि भाई वो भ्रष्टाचार होने दे रहे थे, पर उनको मालूम था कि मेरे हटने से जो स्थिति है वो इससे खराब होगी, ये नहीं होगी। किस तरह के कानून बनेंगे, देश में किस तरह का बवंडर मचेगा, वो उनको और शायद ये सुलझे हुए व्यक्ति की यही एक पहचान होती उन्होंने है। नहीं किया उसको। बिल्कुल। और मैंने विनम्रता आपको- और रावल जी, दृढ़ता। विदु रावल जी, हाँ, विदु रावल कुछ जी कहना कुछ चाह रहे बोलना हैं। चाह रहे हैं, लेकिन लेकिन मुझे जाना है, मैं 2 बात आपकी जी, कह जी, के खत्म जरूर। जी करूंगा। जी जी एक जैसे मैंने आपसे कल भी इस बात को कहा था कि एक कम्युनल वायलेंस बिल आना था। हाँ। वो बिल कहाँ गया? अरे कांग्रेस की सरकार थी, ला सकती थी, जी, कहाँ और गया उसको वो सबसे पहले मनमोहन सिंह जी ने ही अपोज किया था उसको। बिल्कुल। तो ये जो बिल था, वो बिल तो ऐसा खतरनाक था कि विदु रावल जी को तो यहाँ बैठना मुश्किल कर देते ये लोग। जी। जिस तरह का हिंदुओं के साथ उस बिल में जो अत्याचार होना था, तो वो उन्होंने अंदर रहते हुए ही उसको रोका, समझा के रोका। उन्होंने दूसरी अपोजिशन पार्टीज का हवाला दिया, अपने लोग, मतलब जो भी रहा हो। नहीं, वो लेकिन वजह थी अपने ना, क्योंकि कार्यकाल में वो बिल्कुल कांग्रेस की परिभाषा में बहुसंख्यक शायद आते जी। नहीं है, वो अल्पसंख्यक ही समझती है। और उस बिल का जिक्र आपने किया है तो उसमें यही बातें थी कि जो बहुसंख्यक है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसीलिए शायद। जी जी, जो काम के प्रति आप मेरी बात के लिए कह रहे थे कि मैं दोबारा से वो शेयर करूं आपके श्रोताओं हमारे के साथ। साथ, जी तो ये मेरी आखिरी मतलब आज आपके साथ रहेगी बाइट, जी अगर आप इजाजत दें जी। तो। 10 सेकंड से। हाँ। जी, तो ये था कि 2004 में जब सुनामी आई थी
तो अच्छा, उस समय मैं सुरेंद्र जी मैं आपको क्षमा मांगते हुए थोड़ा सा बस आपसे आपको क्षमा रुकना मांगते हुए पड़ेगा। जी। रोकूंगा। जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, एक बार मैं उनसे जगदम्बिका पाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पे आप जो संदेश देना चाहते हैं वो दें, और एक जो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि उनका अपमान हुआ और आज भी अंतिम जब उनको विदाई दी जा रही है तो आज भी कांग्रेस ने उनका अपमान किया और उनके निधन की खबर जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं आई बल्कि उनके रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से दी गई और शोक संदेश भी अभी जारी किया गया बीजेपी के करने के बाद। देखिए, मैं इसमें एक बात कहूंगा जी कि मनमोहन सिंह जी ने अपनी जीवन की यात्रा एक प्रोफेसर से शुरू करके प्रधानमंत्री बने, और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व पे कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए या किसकी तरफ से उसकी मौत की खबर आई, मुझे लगता है कि ये चीजें सब गौण है, सेकेंडरी है। आपने एक चीज महसूस किया होगा कि मनमोहन सिंह जी की निधन का समाचार पाके पूरे देश में एक अपने आप एक शोकाकुल वातावरण बन गया, और ये एक और असर पार्टी ने खुद स्वयं प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की आज बैठक की, उनको रिलीफ पे किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उस कैबिनेट में बयान किए गए, चर्चा की गई, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो एक पूरे योगदान के रूप में आप देखें तो शायद वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने एक आर्थिक सुधार किया या वो सूत्रधार थे, तो आज उससे जब 2008 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया उस समय भी भारत ने सस्टेन किया, वो योगदान है। और मुझे लगता है कि जहां तक आप अपमान की बात कर रहे हैं तो आप वो बहुत कम बोलते थे, और कम बोलते नहीं, इतना कम बोलते थे कि उन्होंने एक बार कहा ही था पार्लियामेंट में द फ्लोर ऑफ द हाउस, हम सब लोग सांसद थे, कि वो हजारों सवालों का जवाब की आबरू मेरी खामोशी है। तो अब उन सवालों का जवाब देने के बजाय जो उनकी खामोशी थी, कितनी बड़ी बात वो कह गए। तो और लोगों ने पूछा कि भाई why you are not writing a memoir? You were Prime Minister, you were Finance Minister, RBI Governor, Chief Economic Advisor. तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि हार्ड योर ट्रुथ। तो अब इस एक शब्द में उन्होंने ये कह दिया कि मैं मेमोयर या अपनी स्मृतियां अपने कार्यकाल की नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो सत्य है या सच्चाई है वो बड़ा कड़वा होगा और सामने आएगा। तो इसलिए अब आज के अवसर पे इससे ज्यादा तो चर्चा नहीं की जा सकती है। जी, लेकिन जगदम्बिका पाल जी, उनके निधन से ये मेरे तो मैं उनके साथ काम किया हूँ और मेरे व्यक्तिगत भी संबंध थे। वो मेरे घर के फंक्शन में 2 बार मेरे घर पे आए, तो मैं तो उनके और उनके व्यक्तित्व थे, क्योंकि देखो राजनीति में रहते हुए वो राजनीति नहीं थे, उस सेंस में वो स्टेट्समैन थे। तो अब आज इस स्टेट्समैन के बारे में जिसको पूरी दुनिया एक सलाम करती हो, और बराक ओबामा ने उनको सहायता की है अर्थव्यवस्था के लिए, हारी बल्कि दुनिया उनका लोहा मानती है। तो अब ऐसे व्यक्ति पे आज कौन क्या किया कौन नहीं किया ये कोई चर्चा का विषय नहीं। आज केवल जगदम्बिका पाल जी, निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जैसा कि आपने भी कहा कि उन्होंने अपने 2 शब्दों में ही अपने मन की बात को साझा कर दिया, क्योंकि आपने उनके साथ एक लंबा समय गुजारा है कांग्रेस में रहते हुए। हम चाहेंगे कि आप अगर कोई अनुभव आप साझा करना चाहें कि कभी आपको लगा हो कि मन पर बड़ा बोझ है, लेकिन उस बोझ को डॉक्टर साहब इसलिए सहते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि पार्टी की वफादारी के साथ अगर उस बोझ को नहीं झेलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि देश के लिए मुझे अपने पद पे रहते हुए जो काम करना है वो कोई और आएगा तो वो कर नहीं पाएगा। क्या ऐसा कभी बोझ ऐसा हो जो आपसे उन्होंने शेयर किया हो? अनुभव हम चाहेंगे आप अगर साझा कर सकें। देखिए, वो बड़े महान व्यक्ति थे और जिन्होंने जीवन में कोई
मतलब लोग जो उनके एडवाइजर थे उनके बारे में क्या लिख दिया या किसी का, उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं कहा। तो उनके व्यक्तित्व को तो हिमालय की तरफ से निराश था और उस पर कुछ जो भी हमारी उनकी बातचीत है, मुझे लगता है वो हमारी उनकी बातचीत है, अनुभव है, जिसे मैं आपके चैनल पे साझा कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ उनका कितना बड़प्पन है कि अगर मैं एक बार अपनी बेटी के बेटे का नामकरण था और जो दिन का एक फंक्शन था, मैं अनौपचारिक रूप से दिया है बेटों के साथ प्रधानमंत्री की बात कभी समय नहीं था कि इतने छोटे कार्यक्रम में दे लेंगे। मुझे फिर सूचना है कि वो उन्होंने स्वीकार कर लिया और आप यहाँ नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री जी के रूप में मेरे घर पे आए। फिर एक बार मेरे बेटे की शादी का रिसेप्शन मेरे घर पे रखा था, उसमें आए। तो आप उस व्यक्ति की सरलता, सहजता, संवेदनशीलता आप इससे मूल्यांकन कर सकते हैं। और वो मुझे लगता है कि जिस तरह का उन्होंने योगदान दिया है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाइयों पे मतलब देश के लिए है, जिसका बखान आज खुद मोदी जी की कैबिनेट ने उनके लिए किया, इससे बड़ी संख्यानी में क्या होगा कि न उनके लिए सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष, आज पूरा देश उनको एक श्रद्धांजलि दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए इसे श्रद्धांजलि है कि उनके परिवार को, उनके हितैषियों, उनके समर्थकों को हिम्मत दे। थैंक यू जगदम्बा पाल जी, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इस मौके पे आपने हमारे जरिए जो है अपनी श्रद्धांजलि जो है उनको व्यक्त की। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वक्त है अभी छोटे से ब्रेक का। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि तुरंत लौट के आते हैं और चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।